नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कल 7 अक्टूबर है, तो 7 अक्टूबर को गाज़ा और इसराइल के बीच में जो 2023 में वॉर हुई स्टार्ट हुई थी, उसकी सेकंड एनिवर्सरी है। और इसी एनिवर्सरी की याद में 5 अक्टूबर 2025 को इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ लाइक दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, इवन स्मॉल टाउन्स लाइक रोहतक इन हरियाणा, यहाँ पर सारी जगह पे प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट इसराइल। जो इसराइल कर रहा है अभी गाज़ा में सिविलियंस को मार रहा है, उसके बाद ये प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हो रहा है, तो ये इंडिया में भी आ गया। और इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, पीसफुल प्रोटेस्ट का यूज़ करके, कि आप जो इसराइल को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हो वो मत करो, क्योंकि इसराइल जो गाज़ा में कर रहा है वो एक जीनोसाइड है और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए प्रोटेस्टर्स इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में गैदर हुए और उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप जो इसराइल के साइड पूरी वन साइडेड पॉलिसी बना रहे हो उसको बंद करके इसराइल को थोड़ा प्रेशराइज करो, ताकि वो इसराइल जो गाज़ा में कर रहा है वो करना बंद कर दे। तो आज हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे एक तो इंडिया और इसराइल की पॉलिसी अभी कहाँ पहुंची हुई है और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया के ऊपर इस गाज़ा वॉर का, और साथ में इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या है इस पूरी इवेंट को लेकर। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 7 अक्टूबर 2023 को हुआ क्या, वो थोड़ा रिकैप करने की ज़रूरत है। तो 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा जो पैलेस्टीन का एक पार्ट है, उसके अंदर एक ग्रुप है हमास, जो उस पूरी टेरिटरी को रूल करता है। और गाज़ा एक छोटा सा एनक्लेव है जो दो साइड से घिरा हुआ है, एक तरफ इजिप्ट है और दूसरी तरफ इसराइल है। तो इस टेरिटरी के अंदर जो आर्म ग्रुप रूल कर रहा है हमास, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके इजरायली सिविलियंस के ऊपर अटैक कर दिया और जिसमें बहुत सारे इजरायली सिविलियंस मारे गए। ये एक तरह का टेररिस्ट अटैक था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोगों को इजरायली सिविलियंस को बंधक बनाकर हमास के जो ये मिलिटेंट्स थे ये वापस अपनी टेरिटरी में ले गए इसराइल को प्रेशराइज करने के लिए। उसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया जो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट था। डिस्प्रोपोर्शनेट इस सेंस में था कि उन्होंने पूरे इसराइल के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, लाइक खान यूनिस एक मेजर सिटीज़ है वहाँ पर गाज़ा के अंदर, दूसरा रफा एक इंपॉर्टेंट सिटी है, तो इन सारे सिटीज़ को जितने भी, अरे गाज़ा सिटी भी है गाज़ा टेरिटरी के अंदर, तो इन तीनों सिटीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यहाँ जितनी बिल्डिंग्स थी सारों को रेज टू द ग्राउंड कर दिया, कोई भी सिटीज़ खड़ी नहीं रही, सारी सिटीज़ को मिटा दिया, सारे सिविलियंस को मार दिया और सिविलियंस को फोर्स कर दिया कि गाज़ा के जो नॉर्थ में रह रहे हैं वो सारे माइग्रेट करके साउथ गाज़ा की तरफ, जो रफा एक मेजर सिटी वहाँ पर पड़ता है। तो रफा के बाद एक बॉर्डर आता है, बॉर्डर एरिया आ जाता है जिसके साथ इजिप्ट का बॉर्डर लगता है वहाँ पर। तो ये जो इसराइल का रिस्पॉन्स था ये बड़ा ही डिस्प्रोपोर्शनेट था। ठीक है, उन लोगों ने जिन्होंने हमास के मिलिटेंट्स ने जो किया वो कंडेमनेबल एक्ट है, लेकिन जो इसराइल ने किया उसके रिस्पॉन्स में वो और भी ज़्यादा ब्रूटल था, क्योंकि इसराइल ने अपनी पूरी मिलिट्री माइट को लगा दिया उन लोगों को कुचलने के लिए जिनके पास ना कोई वेपन्स थे, ना उनके पास कोई रिसोर्स था जिसके दम से वो इसराइल के अगेंस्ट लड़ सकें। हमास का ग्रुप अभी भी एक्टिव है, हमास अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है गाज़ा की टेरिटरी से, लेकिन मोस्टली सिविलियंस लोग इस वॉर के अंदर मारे गए। बहुत सारे बच्चे तो मेल न्यूट्रिशन से मर गए और इतने बच्चे इस वॉर में मरे हैं कि मतलब यूनाइटेड नेशन ने तो इसको एक ह्यूमन ट्रेजेडी बोला है, सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है 21st सेंचुरी की अभी तक की। तो इतने लोग मरने के बाद इसराइल के ऊपर अब पूरे ग्लोबल लेवल पे प्रेशर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जिन लोगों ने गलत किया उनको पनिशमेंट मिल गई, हमास के मिलिटेंट्स को ढूंढ ढूंढ के इसराइलियों ने हर जगह मारा, इवन इंटरनेशनल भी जहाँ वो छुपे हुए थे डिफरेंट कंट्रीज में, वहाँ भी इसराइल ने उनको नहीं छोड़ा। जैसे ईरान के अंदर जो हमास का एक लीडर गया हुआ था उसको भी उन्होंने वहाँ जाके मार दिया। तो बेसिकली ये जो इसराइल का रिस्पॉन्स था ये बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट था जो हमास ने किया उसके मुकाबले, और जो गाज़ा के लोगों को सहना पड़ा इस वॉर के बाद वो बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ऑन द वॉर ये बोलता है कि जो सिविलियंस हैं उनको आप वॉर के अंदर हार्म नहीं करोगे। इंटरनेशनल लॉ बड़ा ही क्लियर है इस चीज़ को लेकर। जो मिलिटेंट्स हैं और जो आर्म फोर्सेज हैं वो आपस में लड़ेंगी, और जब मिलिटेंट्स और आर्म फोर्सेज सरेंडर कर देंगी तो उनके लिए भी राइट्स है। जैसे 1971 में जब इंडिया ने बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया था और उन्होंने सरेंडर कर दिया था 1971 बांग्लादेश वॉर के टाइम पे, तो उनके साथ इंडिया की आर्मी ने कोई ज्यादती नहीं की, उनको वो सारे राइट्स दिए जो एक प्रिजनर ऑफ वॉर को मिलने चाहिए। तो यहाँ तो सिविलियंस लोग मारे जा रहे हैं गाजा में जिनका कोई लेना देना ही नहीं है इस वॉर से, तो उन लोगों को मारना तो बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है और ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। इसके बाद इसराइल के जितने भी लीडर हैं, स्पेशली नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे और जो इस पूरे कैंपेन को रन कर रहे थे, उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया और आईसीजे में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इनके अगेंस्ट केस हो गया, और जितने भी ये मिनिस्टर्स थे इनके कैबिनेट में उनके अगेंस्ट भी अरेस्ट वारंट जारी हो गया।
उसके बाद क्या हुआ, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, क्योंकि इसराइल के जो फंडर्स हैं और इसराइल को जो मिलिट्रीली बैक करते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन कंट्रीज के अंदर भी सिविलियंस ने, वहाँ की पॉपुलेशन ने इस वॉर का अपोज किया और उन्होंने कहा कि अपनी गवर्नमेंट को कि इसराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि ये वॉर को खत्म किया जाए। तो इसराइल का इंटरनेशनल लेवल पे बाइकआउट होने लगा, स्पेशली वहाँ पर जहाँ से इसराइल को पास्ट में सपोर्ट मिलता रहा है, अपनी पास्ट में जितनी भी उनकी वॉर हुई हैं अरब कंट्रीज के साथ या पैलेस्टीन या गाजा के साथ। तो इन वॉर्स के अंदर जो पहले सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट इसराइल को खत्म होता गया और इसराइल की जो लेजिटिमेसी थी इंटरनेशनल अरीना में वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई, क्योंकि इसराइली लोग वही हैं ज्यूज जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर और नाजीज ने बहुत बुरी तरह मारा था। तो इसलिए उनको एक टेरिटरी दी गई थी कि भाई आप यहाँ पीसफुली रह सको, आपका जो प्रोसिक्यूशन हुआ है यूरोपियन कंट्रीज में उसको रिपे करने के लिए उनको ये टेरिटरी दी गई थी। लेकिन अब जो इसराइल कर रहा है वो वही है जो उनके साथ हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा गलत पॉलिसी अपनाई इसराइल ने, और स्पेशली इसराइल की जो लीडरशिप अंडर नेतन्याहू वो इतनी ज़्यादा करप्ट और इतनी ज़्यादा ब्रूटल है कि वो किसी भी सिविलियन और मिलिटेंट में कोई डिफरेंस करती नहीं है। तो ये बहुत गलत पॉलिसी के कारण इसराइल का पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बॉयकॉट होने लग गया। तो इसकी वजह से अब इसराइल के ऊपर इतना प्रेशर हो गया कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेतन्याहू को प्रेशराइज करके एग्री करवा लिया कि अब सीज फायर की ज़रूरत है गाजा के अंदर। अब सब लोगों को आपने मार दिया, लिमिटेड सिविलियंस बचे हुए, उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। तो अगर आप इनको भी मार दोगे तो कोई बचेगा ही नहीं पूरी गाजा की टेरिटरी में, कोई पैलेस्टीनियन रहेगा ही नहीं। तो इसके बाद इसराइल के ऊपर इतना प्रेशर बनने के बाद अभी यूनाइटेड नेशन समिट के दौरान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक 20 पॉइंट पीस प्लान लेके आए हैं गाजा के लिए। तो उस पीस प्लान के अंडर ये है कि एक तो हॉस्टिलिटीज़ जो हमास और इसराइल के बीच में चली हुई हैं गाजा टेरिटरी के अंदर वो बंद हो जाएंगी। दूसरे अभी जितने होस्टेज बचे हुए हैं, थोड़े बहुत होस्टेज को तो पहले भी रिलीज कर दिया था हमास ने, प्रेशर टैक्टिक थी उनकी, और अभी जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं इसराइली होस्टेज जो उनके कब्जे में है हमास के, हमास उसको एग्री कर रहा है रिलीज करने के लिए, और जो डेड होस्टेजेस हैं उनको भी हमास वापस दे देगा। तीसरा जो एक चीज़ और हुई है इस 20 पीस पॉइंट प्लान में वो ये है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगी। अब क्योंकि मेन क्वेश्चन ये है कि हमास तो एक तरह से डिसमेंटल कर ही दी है इसराइल ने, मोस्टली थोड़ी बहुत हमास ही बची है जो अभी भी फाइट कर रही है इसराइली आर्मी के साथ। तो हमास के ऊपर लोकल लोग भी नहीं चाहते कि हमास फिर से पावर में आए वहाँ पर, क्योंकि हमास फिर से पावर में आएगी तो इसराइल के अगेंस्ट फिर से कोई आगे अटैक करेगी और फिर से इसराइल का जो ब्रूटल रिस्पॉन्स होगा वो वहाँ सिविलियंस को झेलना पड़ेगा। इसलिए सिविलियंस के अंडर भी जो गाजा के अंदर रह रहे हैं पैलेस्टीनियन, उनके अंडर भी हमास की लेजिटिमेसी बिल्कुल जीरो हो गई है। तो अब लोग चाहते हैं कि हमास को यहाँ से हटाया जाए। तो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी जिसमें अरब कंट्रीज और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज अपने ट्रूप्स को प्रोवाइड करेंगे जो कि पूरी मॉनिटर करेंगे गाजा की टेरिटरी को, और वहाँ पर सारे जितने आर्म्स और एम्यूनिशन है हमास के हाथ में उन सारों को अपने कंट्रोल में लेंगे और हमास को बेसिकली डीमिलिटराइज किया जाएगा। ये है 20 पॉइंट पीस प्लान के अंडर कुछ मेन पॉइंट्स। उसके अलावा एक पॉइंट और ये है, वो है बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस बेसिकली एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होगी जो हमास को कुछ टाइम के लिए रूल करे, गाजा का जो कुछ टाइम के लिए रूल करेगी। अब उसका पर्पज़ ये है कि वहाँ पर जब तक इलेक्शन नहीं होते और जब तक वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक कौन सी बॉडी गवर्न करेगी। इसराइली अगर वहाँ गवर्न करेंगे, इसराइली गवर्नमेंट का अपॉइंटेड कोई बंदा गवर्न करेगा तो उससे वहाँ लोकल पॉपुलेशन में एक भारी नाराजगी होगी, हमास उसको कैपिटलाइज कर लेगी और फिर से इन लोगों पर अटैक करने लग जाएगी इसराइली पॉपुलेशन के ऊपर। तो बोर्ड ऑफ पीस इसलिए बनाया गया है कि इसके अंदर इंटरनेशनल एक्स पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट होंगे जो इसराइल के जाने के बाद, इसराइल के छोड़ने के बाद उस गाजा की टेरिटरी को वहाँ पर गवर्न करेंगे और उसको स्टेबल करेंगे ताकि आने वाले टाइम पे वहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन कराए जा सकें। और इस बोर्ड ऑफ पीस को हेड करेंगे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन टोनी ब्लेयर। ये दोनों लोग मिलकर इस बोर्ड ऑफ पीस को हेड करेंगे और ये वहाँ पर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे गाजा के अंदर। एक और बात है वो है टू स्टेट सॉल्यूशन की, जो 1967 वॉर और जब से इसराइल बना है तब से चली हुई है। मेन बात ये है कि दोनों टेरिटरीज एक दूसरे को पहले रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, ना इसराइल पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज करता था, ना पैलेस्टीनियन इसराइल को रिकॉग्नाइज करते थे एज ए स्टेट। तो 1991 में जब ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, जब पीएलओ रूल कर रही थी पैलेस्टीन के ऊपर यासिर अराफात के अंडर, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे और दोनों पीसफुल नेबर की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो पैलेस्टीन के अंदर दो मेजर टेरिटरीज हैं, एक है गाजा और एक है वेस्ट बैंक। तो इन दोनों को टू स्टेट सॉल्यूशन का इनको पार्ट बना रखा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में टू स्टेट सॉल्यूशन नेतन्याहू साहब खत्म करते जा रहे हैं अपनी पॉलिसीज के द्वारा। अब जो गाजा में उन्होंने कब्जा कर रखा वो बेसिकली टू स्टेट सॉल्यूशन का एंड दिख रहा है उस प्रोसेस के अंडर। तो ये फिर से एक रिवाइव करने की कोशिश है और इस एग्रीमेंट में लिख रखा है 20 पॉइंट पीस प्लान में कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो यूएन ने रिकॉग्नाइज कर रखा है उसी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर नए
नई बातचीत होगी और उसके अकॉर्डिंग ही पैलेस्टीन के बॉर्डर डिसाइड होंगे। तो ये मोटा मोटा 20 पॉइंट पीस डील के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इस जो 20 पॉइंट जो प्लान बनाया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो इजरायली भी एग्री कर रहे हैं, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि गाजा को इजरायली मिलिट्री आने वाले फ्यूचर में कमिट नहीं किया कि कितने सालों के बाद इवैक्यूएट करेगी, क्योंकि इजरायलियों का रैशनल ये है, स्पेशली नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अगर हम गाजा को छोड़ के जाएंगे तो हमास फिर से रीग्रुप हो जाएगा और वो हमारे ऊपर फ्यूचर में फिर से अटैक प्लान करेगा विद द हेल्प ऑफ इरानियंस और सम अदर कंट्रीज। तो ये एक उनके लिए एक मेजर कंसर्न है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम गाजा, आधे गाजा को, स्पेशली नॉर्थ गाजा को हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो यानी बेसिकली वो कॉलोनाइज कर लेंगे गाजा को, जिससे 2 स्टेट सॉल्यूशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और वेस्ट बैंक में वैसे ही वो सेटलमेंट करके, इजरायली इलीगल सेटलमेंट करके यूएन के जो कन्वेंशन है और इंटरनेशनल लॉ को पहले ऑलरेडी वायलेट कर रहे हैं। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन अभी खतरे में दिख रहा है। दूसरा, ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, इसमें टोनी ब्लेयर इसको हेड करेंगे ट्रंप साहब के साथ। तो टोनी ब्लेयर की हिस्ट्री पहले अच्छी नहीं रही, उन्होंने इराक वॉर में भी अमेरिका को सपोर्ट किया था और अपने ट्रूप्स प्रोवाइड किए थे, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को वहां से पावर से हटा दिया गया था। और उसके बाद से अभी तक इराक के अंदर इंस्टेबिलिटी है और इनकी इमेज अच्छी नहीं है मिडिल ईस्ट में टोनी ब्लेयर की। तो टोनी ब्लेयर वैसे भी क्लोज कंसीडर किए जाते हैं इजरायलियों के, तो इसलिए टोनी ब्लेयर को हेड बनाना इस बोर्ड ऑफ पीस का, इससे इजरायली पॉपुलेशन, स्पेशली पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के अंडर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो ये भी एक इस एग्रीमेंट के अंडर प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और ये है कि भाई आप कैसे डीमिलिटराइज करोगे हमास को, क्योंकि हमास तो रिकॉग्नाइज करेगी नहीं इन सारों को, और मुश्किल ही है कि वो सारे के सारे पॉइंट मान लेगी जो 20 पॉइंट प्लान बनाया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने एक प्लान तो मान लिया कि हम सारे होस्टेजेस को रिटर्न कर देंगे और हॉस्टिलिटीज अभी के लिए सीज कर देंगे, लेकिन आने वाले टाइम पे कोई भरोसा नहीं है, हमास फिर से रीग्रुप होकर अटैक कर सकती है। तो 20 पॉइंट डील में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आने वाले टाइम पे फेस करनी पड़ सकती हैं। अब इसका 20 पॉइंट डील का और इजराइल में और गाजा के बीच में जो हो रहा है, इसका इंडिया से क्या लेना देना है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। तो इंडिया किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसी कंट्री को जो कि पड़ोसी देश में या अपनी कंट्री में सिविलियंस को ही मार रहे हैं। तो सिविलियंस को मारने से हमारी, ऐसी कंट्री को सपोर्ट करने से हमारी इमेज भी खराब होती है। और जैसे मैंने अपनी पहले एक वीडियो में भी बताया था कि कैसे इंडिया की पॉलिसी हमेशा इजराइल पैलेस्टीन के इशू में वन साइडेड रही है। जब कांग्रेस पावर में थी तो उन्होंने हमेशा पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट किया और इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। इजराइल को 91 के बाद रिकॉग्नाइज किया इंडिया ने एज ए स्टेट, क्योंकि उस टाइम तक मोस्टली कांग्रेस रूल ही था इंडिया के अंदर। और जब से बीजेपी आई है तो बीजेपी वन साइडेड इजराइल को सपोर्ट कर रही है। जब से ये गाजा वॉर हुई है तो जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशन, ड्रोन्स, बहुत सारे इक्विपमेंट इंडियन कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि इजरायलियों ने इतना एम्युनिशन यूज कर लिया है कि उनके पास एम्युनिशन खत्म हो गया है। तो इंडिया जैसी कंट्रीज उनको एम्युनिशन प्रोवाइड कर रही है, जिससे इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे रेपुटेशन खराब हो रही है, क्योंकि इंडिया हमेशा से एक डेमोक्रेटिक और पीस लविंग कंट्री माना जाता है इंटरनेशनल अरीना में। और ऐसे आर्म्स प्रोवाइड करना इजरायली गवर्नमेंट को जो कि सिविलियंस को मार रही है गाजा में, इससे इंडिया की इमेज खराब हो रही है। तो ये जो वन साइडेड पॉलिसी चली हुई है इंडिया की, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है इंडिया के लिए। बट इंडिया के इंटरेस्ट क्या इन्वॉल्व है इजराइल के अंदर? इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। एक तो ये है कि इंडिया और इजराइल की पिछले सालों में, जब से 91 में रिलेशन ओपन हुए हैं, तब से काफ़ी क्लोज पार्टनरशिप हुई है डिफेंस के मामले में। इंडिया को हर वॉर में इजराइल हेल्प कर रहा है, जैसे अभी रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें भी इजरायली आर्मी ने और इजरायली गवर्नमेंट ने इंडिया को फुली बैक किया था इस वॉर के अंदर। दूसरा ये है कि जो वोटर टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास, वो बहुत एडवांस है, तो वो इंडिया लेना चाहता है, जिससे इंडिया में वोटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो दोनों वोटर टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेट कर रहे हैं। तीसरा, एक इजराइल में बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, वो है हाइफा पोर्ट, जिसको चाइना लेना चाहता है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर, लेकिन वो पोर्ट अडानी कंपनी को मिल गया है ये हाइफा पोर्ट का मैनेज करने का काम, जो कि इजराइल का एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी विन है और ये पोर्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशियन के अंदर। तो इस पोर्ट को मैनेज करना बाय अडानी कंपनी इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। तो ये भी हमारा एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और जब से गाजा वॉर स्टार्ट हुई है तो बहुत सारे पैलेस्टीनियन इजराइल के अंदर एज ए वर्कर काम करते थे, तो अब हम इजरायलियों ने उन सारे वर्कर्स को अपनी कंट्री से निकाल दिया है। तो अब इशू ये हो गया है कि उनको नए वर्कर्स चाहिए जो इंडिया से जा रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली गाजा वॉर के बाद 20,000 से ज़्यादा इंडियन वर्कर्स इजराइल में काम करने गए हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। तो इंडिया और जो इजराइल की पार्टनरशिप है वो मल्टी फैसेटेड है, उसमें डिफेंस भी है, डिफेंस वाला एलिमेंट भी, इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल भी है। तो हर एंगल से इंडिया और
इसराइल की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी सितंबर में लास्ट मंथ इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच और इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दोनों ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है, जिसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और इसराइल क्योंकि एक वेस्ट का क्लोज कंट्री माना जाता है, तो इंडिया के लिए उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडिया और इसराइल रिलेशंस के बीच में। तो ये सारी चीज़ें इंडिया और इसराइली रिलेशंस को और भी ज़्यादा मजबूत कर रही हैं और इंडिया और इसराइल रिलेशन एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है जो गाज़ा वॉर है। अब गाज़ा वॉर की वजह से इंडिया अगर फुली ब्लाइंडली बैक करेगा इसराइल को, तो वो इंटरनेशनल अरीना में अपने आप को कहीं साइड लाइन पाएगा, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज अब इसराइल को अपोज कर रही हैं। इंडिया जैसी कंट्री बची हैं जो इसराइल को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही हैं इस गाज़ा वॉर के अंदर, जो कि इंडिया गवर्नमेंट को बंद करने की ज़रूरत है। इसलिए 5 अक्टूबर को 2 दिन पहले ही इंडिया में प्रोटेस्टर्स ने इंडिया की मेजर सिटीज़ के अंदर प्रोटेस्ट किया कि ये जो वन साइडेड पॉलिसी है इसराइल के फेवर में, इसको बंद करना चाहिए। और दूसरा, जब तक नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा इसराइल के अंदर, तब तक कोई भी फॉरेन कंट्री इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकती है, क्योंकि नेतन्याहू की एक ही पॉलिसी है कि अपने आप को पावर में बनाए रखना एट द कॉस्ट ऑफ गाजन पीपल, या फिर वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको मारना क्यों ना पड़े, लेकिन नेतन्याहू अपनी पावर के लिए ही इस वॉर को बढ़ा रहे हैं। वरना ये वॉर कभी की खत्म हो चुकी थी। हमास को पहले ही उन्होंने 1 साल पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया था मोस्टली। हमास की पूरी बैक तोड़ दी है उन्होंने। अब हमास इतना मेजर थ्रेट रहा नहीं है इसराइल के लिए, फिर भी इसराइल कंटिन्यू बॉम्बार्डमेंट कर रहा है गाजा की सिविलियन एरियाज में, ताकि नेतन्याहू पावर में बने रहें, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर करप्शन केस चले हुए हैं इसराइली कोर्ट्स में। तो नेतन्याहू अपनी पावर को बनाए रखने के लिए सारे काम कर रहे हैं, जिससे इंडिया को भी हार्म हो रहा है। तो नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन जब जाएगा तो इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज होगा, क्योंकि इंडिया को इसराइल की पार्टनरशिप की जरूरत है। दोनों अच्छे अलाइज भी हैं और दोनों फ्यूचर में भी अच्छे अलाई रहेंगे। लेकिन नेतन्याहू की जो ये पॉलिसी है वो इंडिया अगर ऐसे ही बैक करता रहा तो इंडिया के लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है। और लास्ट और फाइनल ये पॉइंट है कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, IMEE कॉरिडोर बोलते हैं इसको। अब इस कॉरिडोर का मेन मकसद ये है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें चाइना डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत पैसा लगा रहा है और अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। इसको काउंटर करने के लिए US और भारत सरकार ने एक नया प्लान बनाया था 2-3 साल पहले, जिसके अंडर ये था कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा इंडिया से स्टार्ट होकर गल्फ कंट्रीज की जाते हुए इसराइल को कनेक्ट करके यूरोप में जाएगा, जिससे ये BRI का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक काउंटर बनाया जा सके। तो ये प्रोजेक्ट पूरा गाजा वॉर की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक गाजा में स्टेबिलिटी नहीं होगी, और गाजा में तब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी जब तक नेतन्याहू जैसे लोग इसराइल की पावर में रहेंगे। तो ये सारे मेन इश्यूज हैं इंडिया और इसराइल के रिलेशंस में, जो आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंडिया और इसराइल के रिलेशन के अंदर, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही प्रमोटर रहा है पीस और डेमोक्रेसी का। और ये जो गाजा और इसराइल वॉर है ये इंडिया के लिए एक टेस्ट केस डिप्लोमेसी है कि इंडिया किसकी साइड लेता है। और इंडिया को आज की जो सिचुएशन है और इंटरनेशनल जो प्रेशर है इसराइल के ऊपर, उसको देखते हुए इंडिया को इसराइल की जो पॉलिसी है गाजा की, इसको अपोज करना चाहिए और वहाँ अपना डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए कि हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे जो इसराइल गाजा के अंदर कर रहा है। अब इसराइल को ये वॉर रोक देनी चाहिए और टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करनी चाहिए हमास के साथ, या जो बाकी अब रिमेनिंग ग्रुप्स रह रखे हैं गाजा की टेरिटरी के अंदर। और 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एक वाइबल है फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक मिडिल ईस्ट में पीस नहीं हो सकती है। पास्ट में अरब कंट्रीज लेड बाय इजिप्ट लड़ते थे इसराइल के साथ इस 2 स्टेट के लिए। अभी ईरान लड़ रहा था, ईरान वीक हो गया था, आने वाले टाइम में और कोई ग्रुप खड़ा हो जाएगा। और ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, ये सारों का जो रैशनल है वो यही है कि पैलेस्टीनियन को जो इसराइल कर रहा है उसके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। जो कॉलोनियलिज्म है वेस्ट का पैलेस्टीन के अंडर थ्रू इसराइल, इसके अगेंस्ट ही फाइट है इन अलकायदा और आइसिस जैसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंटों की। और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी एक मुस्लिम पॉपुलेशन भी है जिसको हमें केटर करना है और वो हमारी कंट्री के पार्ट है। तो उनके इमोशंस को भी हमें ध्यान में रखते हुए और इंडिया इसराइल की क्लोज पार्टनरशिप को देखते हुए इस वॉर को रुकवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये 20 पॉइंट पीस प्लान जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया है ये इम्परफेक्ट जरूर है, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है फ्यूचर में इस वॉर को रोकने के लिए। थैंक यू।